नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर को एक बार में पढ़ने वाले हैं। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है भक्तिन। भक्तिन चैप्टर की एक वीडियो आ चुकी है। उस वीडियो में हमने सिर्फ महादेवी वर्मा जी के बारे में और भक्तिन चैप्टर क्या है इस बारे में डिस्कशन किया था। आज का चैप्टर हम वर्ड टू वर्ड भक्तिन को पढ़ने वाले हैं। हर इस स्लाइड में लिखा हुआ है कवि परिचय, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये कवि परिचय नहीं चल रहा है, ये चल रहा है पाठ पर। इतनी सारी स्लाइड्स है, अब डिलीट करना बेकार रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया। फिलहाल हम बात करेंगे वर्ड टू वर्ड डिस्कशन की। आइए शुरू करें। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग बीत चुका है। इसका मतलब क्या है? महादेवी वर्मा हमें बता रही हैं, अपनी लाइफ का एक इवेंट हमारे साथ शेयर कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दिन की बात है जब भक्तिन, भक्तिन यानी कौन? भक्तिन काकी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। छोटे कद की है, हाइट उनकी कुछ ज़्यादा है नहीं, शरीर उनका दुबला पतला है, जैसा इस इमेज में आप देख सकते हो। ये उनकी इमेज नहीं है, मैंने सिर्फ लगाई हुई है गूगल से देख के। होठ पतले से हैं और जब वो आई तो उनके होठों पर एक दृढ़ संकल्प था, उनके चेहरे पे एक दृढ़ संकल्प था, एक फर्म डिटर्मिनेशन था, एक जोश था। होता ना एकदम कुछ फर्म, आप जब सोच के आते हो ये कर दूंगा मैं। क्या सोच कर आई थी आगे बताऊंगा। छोटी छोटी सी आंखें थी, एक समझदारी सी झलक थी उनकी आंखों में कि यार एक अलग ही समझदारी है। आज उस दिन को बहुत वक्त हो चुका है, यानी एक अरसा हो गया जब वो आई थी, काफ़ी समय हो गया। अब अगर कितना समय हुआ ये कोई भक्तिन से पूछे तब क्या होता है? जब कोई जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जब किसी को इच्छा हो जानने की, जब कोई जिज्ञासु उससे उससे मतलब भक्तिन से इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है कि भाई कितना समय हुआ, कब से आप साथ में हो महादेवी जी के, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर, यानी अपनी आंखों को बंद करके, इस इमेज में जैसा दिखाया गया है, चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। यानी चिन्ह को ऊपर करके कुछ सोचते हुए बोलती है, तुम परिचय का बताई, या ये 50 बरस के संग रहे थे, यही 50 बरस से संग रहे थे, अब तुम्हें का बताएं, 50 बरस हो गए। लिटरली 50 साल, लिटरली, सही में नहीं, सही में नहीं। 50 के हिसाब से महादेवी बोलती हैं, इस हिसाब से तो मैं 75 की हुई भाई, मैं तो 75 साल की हो गई, और ये भाई साहब 100 साल की हो गई। ठीक है, 50 साल के हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो वो तो 100 से भी ऊपर है। इसका भक्तिन को पता ही नहीं है, भक्तिन गांव की है भोली वाली, उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो क्या एज बता रही है। और अगर एहसास हो तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। फिर भी वो कम न करना चाहेंगी, फिर भी वो इतना ही बोलेंगी। और उनको रियल भी अगर पता हो तो वो जो नंबर है रियल, जो भी है 5 साल, 10 साल, 15 साल, उससे वो कम तो बिल्कुल नहीं बताएंगी, ज़्यादा बता देंगी, जैसे उन्होंने अंदाजे से 50 बता दिया। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने का समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। ऐसा लगता है कुछ कुछ ईयर्स बाद जब उनसे कोई पूछेगा कितने बरस हुए, तो वो 100 बरस बोल देंगे, 100 बरस हो गए हैं, क्योंकि उनको उतना अंदाज़ा है नहीं। ऐसा ज़िंदगी में आपने बहुत लोग देखा होगा जो ईयर्स को बहुत बढ़ा देते हैं। मेरे एक टीचर हुआ करते थे 11th में, जब मैंने उनके यहाँ कॉमर्स ज्वाइन किया था, तो वो बोलते थे मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है। और इस तरीके से बताते बताते 2 महीने बाद जब न्यू एडमिशन्स हो रहे थे, तब वो बोलने लगे थे मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है। तब मुझे भी डाउट हो गया था कि 2 महीने में 16 का 18 कैसे हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नंबर में झोल कर देते हैं, वो 16 का 18 बहुत जल्दी कर देते हैं। भक्तिन काकी भी कुछ इस तरह की थी, तो पहले 50 बोलती नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ा के वो 100 कर देंगी कुछ सालों में। भले उन 100 सालों के हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना सहना पड़े, तो 100 के हिसाब से तो इनको हो जाएंगे 150 वर्ष। यानी जो रियल एज है वो जब मिली थी भक्तिन काकी तो इनकी बहुत कम रही होगी, 50 से कम रही होगी। पर 100 साल की कैलकुलेशन के हिसाब से तो भाई बहुत हो गया, 150 साल हो गया। लेकिन नहीं मानेंगी ये, हमारी जो भक्तिन काकी है वो नहीं मानेंगी, वो बढ़ाती रहेंगी। अगर बात करें उनके कैरेक्टर की कि वो सेवा भाव उनका क्या था,
तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। इसका मतलब क्या है कि ये सेवा तो बहुत करती हैं। भक्तिन काकी ने जितनी सेवा की है महादेवी की, आप उनको पवन पुत्र हनुमान जी के बराबर मान सकते हो। जैसे हनुमान जी थे ना, हनुमान जी हैं बेसिकली जो राम जी की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि भाई शर्मा जाए। मतलब सेवा का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, प्रकर्ष जो है, वो हनुमान जी हैं। तो उस तरीके से जो हमारी भक्तिन काकी है, ये अंजना की पुत्री नहीं है। अंजना मतलब हनुमान जी की माँ का नाम है। ये एक अनाम धन्या, अनाम धन्या मतलब जो फेमस नहीं हो पाई, ऐसी एक गोपालिका, गोपालिका मतलब गाय भैंस पालने वाली, संभालने वाली एक ग्वालिन की बेटी है। नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण गांव की भाषा में बोलते हैं लक्ष्मी, सही प्रोनाउंसिएशन है। गांव में होता है लक्ष्मीन, ठीक है। लक्ष्मी को लक्ष्मी, लक्ष्मी से लक्ष्मण बन जाता है ना। फर्क का फर्क हो जाता है, तहजीब का तजीब हो जाता है, देखा है ना आपने, क्योंकि वो नुक्ता थोड़ा मिसिंग रहता है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह, असहनीय है। मतलब जैसे महादेवी जी के साथ हुआ था, उनको अपने नाम की विशालता अजीब लगी, महादेवी, या ऐसा नाम मेरे को नहीं चाहिए। लोगों को कई बार होता है अपने नाम से क्लैश कर जाते हैं लोग। कई होता है ना, लोग चिल्ला रहे होते हैं, तिरंगा मूवी में आपने देखा होगा, हीरोइन जोर से चिल्ला रही होती है, नाम शांति, कितना बड़ा विरोधाभास है। वैसा ही हाल है यहाँ पर कि इनको महादेवी को भी यही फीलिंग आती थी और लक्ष्मी के साथ भी यही हुआ। नाम है लक्ष्मी, पर जो मैं आपको इनको एक कहानी सुनाऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि इनको जिंदगी में लक्ष्मी मिली ही नहीं, सुख कभी मिला नहीं, चैन कभी मिला नहीं, सुकून कुछ मिला ही नहीं। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नाम का विरोधाभास जी के चलते हैं। हमारा जो नाम है वो नाम तो है, पर हम वो जी नहीं पाते। हम सबके नाम अगर इंडिया में आप देखोगे बहुत सोच समझ के रखे जाते हैं। जैसे मेरा नाम है भावेश। भावेश मतलब जो भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो अब ऐसा थोड़ा ना है कि मैं सारी भावनाओं को कंट्रोल कर दूंगा। हो सकता है कभी गुस्सा में कंट्रोल ना कर पाऊं या इच्छा कंट्रोल ना कर पाऊं। तो मेरा नाम भावेश होते हुए भी मैं भावों का एश नहीं हूं। हो सकता है आपका नाम ऐसा ही कुछ हो कि भाई कृष्ण, लेकिन आपके पास बहुत सारी गोपियां ना हो। राम, लेकिन आपके पास उतनी मर्यादा ना हो। इंद्र या फिर देवेंद्र, लेकिन आप लीडर ना हो। देवेंद्र का मतलब होता है लीडर, देवेश का मतलब होता है लीडर। तो कई बार अपने नाम का विरोधाभास हमको लेके जीना पड़ता है। हमारा जो नाम है और हमारा जो नेचर है वो अलग हो जाता है। लेकिन भक्तिन बहुत समझदार है इस मामले में। हुआ क्या, अब ऑफ कोर्स समृद्धि सूचक नाम है, नाम में ही पैसा है, जो कि जिंदगी में है नहीं। तो जब वो नौकरी के लिए मेरे पास, मेरे मतलब महादेवी जी के पास आई थी, उन्होंने ईमानदारी से अपना पूरा परिचय दे दिया और उसने शेष इतिव्रत, शेष इतिव्रत मतलब जो आपको बताई है कहानी कि जन्म इनकी माँ कौन थी, इसके बाद की जितनी भी कहानी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सारी कहानी बताई जो अभी हम पढ़ेंगे इनके जीवन में, कि क्या बचपन रहा, क्या जवानी रही, क्या शादी के बाद के टाइम रहा, वो सब इन्होंने बता दिया। और ये प्रार्थना की, मेरा ये नाम का प्रयोग मत करना, मुझे लक्ष्मी बोलकर मत बुलाना। अब महादेवी कहती हैं कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती, सरनेम रखने की प्रतिभा होती, सबसे पहले मैं अपना ही रखती। अब पता नहीं इनका नाम महादेवी वर्मा कैसे पड़ गया, ठीक है, वो करना, आप गूगल करना, वो आपके लिए मैं सस्पेंस छोड़ रहा हूँ। तो ये अपने ऊपर करती, मैं खुद अपना सरनेम चेंज कर लेती। तो अब इस देहातिन को मैं क्या समझाऊं कि मुझे सरनेम रखना नहीं आता, तो मैं कुछ तरीका करूं। मैंने उसके गले में देखा कंठी की माला। कंठी की माला मतलब एक तरह की माला होती है जिसको माला को जपते हैं, तुलसी की माला भी बोलते हैं। तो मैंने माला देखी और मैंने उसका नाम रख दिया भक्तिन। भक्तिन मतलब एक फीमेल भक्त, भक्त मतलब होता है डेवोटी, फीमेल भक्त को हम बोलते हैं भक्तिन। ये कवित्वहीन नाम था, कोई खास नाम था नहीं, बहुत ही सिंपल सा नाम था। पर ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हो गई और वो लक्ष्मी से भक्तिन बन गई। भक्तिन के जीवन की घटनाएं जो है उसके स्वभाव को पूर्णतः समझना कठिन होगा। यानी भक्तिन के जीवन को बिना जाने हुए, अगर आप भक्तिन के जीवन को नहीं समझते हो तो आप नहीं समझ पाओगे उनका स्वभाव क्या है।
तो बात करते हैं उनके पूरे जीवन की। शुरुआत करेंगे बचपन से। सबका शुरुआत होती है जन्म से। इनका जन्म हुआ था झूसी, एक झूसी गांव है वहां पर। उस गांव के एक प्रसिद्ध सूरमा थे, मतलब बहुत फेमस आदमी था, उसकी ये इकलौती बेटी बेटी थी। पर इनको अपनी रियल माँ का साथ ज्यादा नहीं मिला। रियल जन्म देने वाली माँ की डेथ हो गई बहुत जल्द, और इनको एक विमाता मिली। विमाता मतलब क्या? सौतेली माँ। तो विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। यानी जो फेमस आप देखो तो समाज में एक ट्रेंड है या बिलीफ है कि ये तो यार सौतेली माँ की ममता, मतलब ये वो ममता है जो रियल नहीं है, उतना ध्यान नहीं रख पाती है बच्चे का। तो ये जो एक फेमस लाइन है, सौतेली माँ विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता, ये जो ममता की छाया है जो रियल नहीं है, जो उतनी अच्छी नहीं है, उसका एग्जाम्पल भक्तिन बन गई, यानी सौतेली माँ मिली बेसिकली। तो लक्ष्मी सौतेली माँ की उस ममता में पली। ये मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है, इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सब लिखा हुआ आपको फ्री पीडीएफ में मिल जाएगा। अब हुआ क्या भाई, घर में तो उतना सुख मिला नहीं, माँ जल्दी बस चली बसी। पिताजी थे और एक सौतेली माँ थी। तो सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में ही हंडिया ग्राम में एक बहुत ही संपन्न, यानी संपन्न मतलब होता है रिच प्रॉस्परस, गोपालक यानी गाय भैंस पालने वाला, उसकी सबसे छोटी बहू बनाकर शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई इनके पिताजी ने। यानी एक गांव से गांव में एक इनका दूसरा एक गांव था हांडिया गांव। उस गांव में एक गोपालक था, यानी एक अमीर आदमी था जिसके यहाँ बहुत सारी गाय भैंस, जमीन, खेत, बाग ये सब था। और उसके सबसे छोटे लड़के से इनका शादी करवा दी गई। सिर्फ शादी, गौना नहीं, मतलब विदाई नहीं हुई थी, शादी हुई थी। शास्त्रों में भी चाइल्ड मैरिज उस समय चलती थी, पर इतनी छोटी नहीं चलती थी, 5 वर्ष। तो उस हिसाब से पिताजी ने इनकी ख्याति कमाई और इज्जत कमाई। अरे वाह, सिर्फ 5 वर्ष की आयु में आपने शादी करवा दी और इज्जत बढ़ गई। और एक का कहते हैं ना कि बेटी तो पराया धन होती है, तो बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी फिर सामने से नौता नहीं आया कि गौना करो, बहू हमें दो। उससे पहले ही 9 वर्ष की उम्र में ही सिर्फ गौना कर दिया गया। यानी ये बाबुल को छोड़ के अपने ससुराल चली, बिटिया रानी ससुराल चली। अब पिता का बहुत ज़्यादा प्रेम था, वो पापा की परी थी ये, पर ठीक है अब करना पड़ती है शादी। तो पिता का प्रेम तो था ही। तो हुआ क्या था, एक समस्या हो गई। ये जो हमारी लक्ष्मी है, अब मैं लक्ष्मी का ही जीवन चल रहा है इसलिए मैं लक्ष्मी बोलूंगा। तो ये जो हमारी लक्ष्मी है, ये थी अपने ससुराल में, और पिताजी को लग गई जानलेवा बीमारी। एक वर्ड यूज किया गया ना यहाँ पर, कहा गया अगाध। अगाध मतलब हो गया खूब गहरा प्रेम, और ये वर्ड यूज किया है मरणांतक। मरणांतक मतलब होता है फैटल, जानलेवा। तो इनको एक ऐसा रोग हो गया कि भाई जान जाने के चांसेस ज्यादा थे। ऐसी कंडीशन में भी जो इनकी सौतेली माँ है, उसने इसको बताया नहीं लक्ष्मी को कि तेरे पिता को बीमारी हो गई है। क्योंकि अगर वो पिता से मिलने आती तो पिताजी मरने से पहले बोलते ना कि बेटा मेरी जायदाद तेरी है, या मेरी ये जमीन तेरी है, फलाना तेरा है, गाय भैंस तेरी है। तो ऐसा न बोल पाए, इसलिए सौतेली माँ ने लक्ष्मी को ये बताया ही नहीं कि तेरे पिता की तबीयत खराब है। और जब ये तबीयत खराब वाली खबर मौत की खबर बन गई, यानी पिताजी का राम नाम सत्य हो गया, उस समय भी नहीं बताया गया। अब ये खबर पहुंची ससुराल, तो सास ने सोचा यार नई बहू आई है, या जो भी है, मतलब बेसिकली बहू है, मायके एक भी बार नहीं गई है, रोएगी पीटेगी, अपशकुन होगा। तो सास ने भी बात को दबा दिया कि बाद में देख लेंगे। कुल मिला के सास और सौतेली माँ दोनों विलन बन गई, जैसे ये पुरानी फिल्मों में ललिता पवार जी हुआ करती थी। बहुत दिन से नहर नहीं गई, अब सास ने एक दिन छेड़ दिया। क्या कहा? सास जानती थी एक दिन तो पता चलेगा ही। सास ने छेड़ दिया। सास ने कहा बहुत दिनों से नहर नहीं गई। नहर मतलब होता है मायका या पीहर, आपकी किसी भी दुल्हन का अपना घर जहां से वो आई है। जाकर देख आओ। बता नहीं रही है कि तेरे पिता की डेथ हो चुकी है, उसको छेड़ रही है कि भगाए और रोके आएगी वो। जाकर देख आओ, ये कह के पहना उड़ा के, मतलब जो रेडी करते हैं जब पहली बार बहू शादी के बाद अपने मायके जाती है, तो जो भी उसको थोड़ा बहुत नए कपड़े दिए जाते हैं, जेवर दिए जाते हैं, पहना उड़ा के, मतलब रेडी करके कि एक लगना चाहिए कि पहली बार मायके आ रही है। सब तैयार करके सास ने भेज दिया, जा मायके हो क्या। अब उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इतनी कृपा कर देगी सासू माँ। बहुत खुश हो गई, पैरों में पंख लगा दिए, मतलब चहकने लगी, होता ना पैर जमीन पे नहीं टिक रहे, बहुत खुश हो गई।
लेकिन जैसे ही अपने गांव में ये पहुंची, इनके जो सारे पंख है वो झड़ गए, दुखी हो गई। दुखी क्यों हुई यार? गांव में आप देखना, गांव में स्टोरी बहुत घूमती हैं, सबको पता होता है, मोहल्ले की बातें, लोग आपस में टॉन्ट बहुत ज्यादा मारते हैं, तो ये होता है मोहल्लों में, टिपिकल होता है। तो सब जो मोहल्ले के लोग हैं वो कमेंट करने लगे, गांव वाले बेसिकली क्या कमेंट करने लगे, हाय लक्ष्मण अब आई हो तुम, पिताजी की डेथ हो गई। अब ये बोल नहीं रहे पिताजी की डेथ हो गई, बस ये बोल रहे हैं हाय लक्ष्मण अब आई। अब ये इसको समझ में ही नहीं आ रहा ये इसका क्या मतलब है। शादी के बाद अब आई हूँ तो बुराई क्या है इसमें, नॉर्मल सा सब कुछ है, मेरे पिताजी घर पे होंगे। उस समय व्हाट्सएप स्टेटस तो था नहीं कि दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि इनकी डेथ हुई है, शोक सभा में आने का समय, ऐसा कुछ तो होता नहीं था। व्हाट्सएप था नहीं, फोन था नहीं, स्टेटस था नहीं, तो नॉर्मल सी जिंदगी। उसको लगा ठीक है अपने मायके जा रही हूँ। इसको समझ में नहीं आ रहा, लोग डायलॉग मार रहे हैं हाय लक्ष्मण अब आई, हाय लक्ष्मण अब आई। और लोगों की जो नजर है वो सहानुभूति से जुड़ी हुई है, दया भरी हुई है लोगों की नजरों में। और ऐसी ही नजरों का सामना करते करते ये जब घर पहुंची, घर पर पिताजी नहीं थे। शायद ऐसी कोई खाली तस्वीर होगी जहां दिया जला होगा। इसने देखा, और विमाता का व्यवहार बड़ा खड़ूस था, क्योंकि विमाता ये चाहती नहीं थी कि मैं प्यार से बात करूं और बाद में कुछ दहेज वहेज, दहेज तो नहीं, हिस्सा देना पड़े जायदाद का। बहुत क्रूल थी, बहुत क्रूल सासू माँ, सासू नहीं सौतेली माँ। सौतेली माँ चाहती नहीं थी कुछ देना पड़े, इसीलिए उसने शिष्टाचार नहीं दिखाया, बहुत अकड़ू बनी रही। ऐसे में दिमाग खराब लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी ऐसे बहुत गुस्से में आ गई, ठीक है, एकदम गुस्से में आ गई। गुस्से से एकदम शिथिल, यानी परेशान होके, अपमान था, बहुत बहुत बड़ा अपमान है यार, आपके पिता की डेथ पे आपको नहीं बताया गया, उससे बड़ा क्या अपमान होगा। सीधा ये आई सास को सुना दिया इसने, सास को सुनाया, जितना गुस्सा अपने विमाता पर था वो सुनाया, पति के ऊपर गहने फेंके, और पिता के लिए जितना भी दर्द था दिल में वो सब उसने उतार दिया। यानी सास पे सौतेली माँ का गुस्सा उतारा, और पिता के खोने का जो दर्द है वो पति पे उतार दिया। कुल मिला के सारी भड़ास निकाल दी। तो इससे ही उनके जीवन का पहला चैप्टर खत्म हुआ। यानी इनके जीवन का जो पहला परिच्छेद था, जो बचपन था, बचपन से शादी तक का परिच्छेद, यानी इनके जीवन का पहला चैप्टर ये खत्म होता है। अब बात करते हैं जीवन के दूसरे परिच्छेद यानी सेकंड चैप्टर की। अब आपको लग रहा होगा ठीक है भाई, बचपन में होता है, जवानी में भगवान ने सुख रखा होगा इनकी किस्मत में, ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा होगा। अनफॉर्चुनेटली यहां पर भी सुख भगवान ने नहीं दिया। हुआ क्या इनके साथ समझते हैं। हुआ क्या, इनके जो बेटी हुई, पहले बेटी हुई, वो हुई डार्क स्किन्ड। अब आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो यार आप मानो ना मानो, डार्क स्किन होना लड़कियों के लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम इंडिया में है। कुछ हद तक नहीं है, शहरों में नहीं है, पर आज भी जिस हिसाब से वीको टर्मरिक और फेयर एंड हैंडसम, नॉट फेयर एंड हैंडसम, गर्ल्स के लिए फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, ये सब आता है, अखबारों में लिखा जाता है, एक गोरी सुकन्या या सुवर्ण की कन्या हमें चाहिए, ठीक है, तो वो समझ जाते हैं कि भाई है, फीमेल में सुंदर होने का मतलब कहीं ना कहीं गोरा रंग होना है। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इनकी जो पहली लड़की हुई वो हुई गेहुए रंग की, यानी बेसिकली ब्राउन स्किन्ड, और जो चेहरा था वो भी ब्राउन स्किन, बटिया की तरह। बटिया अगर आपने कभी देखा हो, सिलबट्टा, चटनी पीसने का सिलबट्टा, एक पत्थर होता है, चिकना पत्थर, शालिग्राम की तरह, वैसे चिकने यानी ब्राउन चेहरे वाली बेटी। और एक बेटी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीनों एक जैसी। यानी एक तो बेटी नहीं हुई। अब ग्रामीण समाज में, इंडिया में आज भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बेटी होना मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है, क्योंकि वो बुढ़ापे में आपको खिला नहीं सकती, बेटा खिला सकता है। ऊपर से अगर वो गोरी ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इनके साथ दोनों ही चीजें हुई, वो भी 3 बार। मतलब पहला बच्चा लड़की डार्क स्किन, दूसरी बार फिर से लड़की, फिर से डार्क स्किन, तीसरी बार फिर से लड़की, फिर से डार्क स्किन। लग गई वाट, 3 बच्चियां ऐसे, और वाट लग गई। अब सास और जेठानियां ये बहुत इनकी बेइज्जती करने लगी, अपने ऐसे होठ ऐसे बना बना के, होठ पिचका के इनकी इंसल्ट करने लगी। अब इंसल्ट क्यों करती थी, रीजन समझ लो, उचित भी था। सास के पास 3 3 लड़के थे, ये सबसे छोटी बहू है, इससे बड़े 2 इनके जेठ थे। तो वो क्या हुई, ये देखो, 3 3 कमाओ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन,
के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। यानी जो सास थी वो घर की एक मुखिया, घर की एक पुरखिन बन चुकी थी। पुरखे मतलब होता है एंसेस्टर्स। तो जिसके 3-3 कमाऊ लड़के हैं, उनके भी बच्चों की शादी हो गई है, तो वो कैसी हो गई? घर की मुखिया, उनकी माँ है। एक रानी वाली फीलिंग आती है। एक पुरखी है। अभिषिप्त मतलब जिसका अभिषेक हो चुका है। जेठानियों की बात करें, जेठानियों के साथ भी ऐसा है। काग भुषंडी जैसे इनके लड़के हैं, काले काले लड़के हैं, लेकिन लड़के हैं इसीलिए वो मस्त हैं। ठीक है। तो दिक्कत क्या हुई? इस पद की उम्मीदवार इनकी जेठानियां बन गई कि जब सास नहीं रहेगी तो घर की मुखिया कौन बनेगी? जेठानियां। क्यों? क्योंकि उनके पास है लड़के। सारी दौलत किसके पास जाएगी? लड़कों के पास इन द फ्यूचर। ऐसा ही जनरली होता है। लेकिन ये थी छोटी बहू, और ऊपर से इस परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया, एक भी लड़का पैदा नहीं कर पाई। तो इस बात का दंड तो मिलेगा। दंड मिलेगा क्या? बेइज्जती होगी, है ना। अब जेठानियां, अब ये होता भी था, एक तो छोटी, ऊपर से लड़का पैदा नहीं कर पाई, ऊपर से लड़कियां भी सब इन्होंने करी डार्क स्किन्ड। तो इनके घर में होता क्या था? जो जेठानियां थी, जेठानियां मतलब कौन होता है आपको पता होगा। जेठानी बोलते हैं आपके पति के भाभी को, जो बड़ी भाभी हो आपकी। तो जेठानियां सारा दिन बैठ के फालतू की पंचायत करती, लोक चर्चा। तुझे पता नहीं पता, मैं बता दी हूँ, ये फालतू की पंचायत। और उनके जो कलूटे काले काले लड़के ऐसे धूल में खेलते रहते, देखो हमको देख रहे हैं ये लड़के, और भाई मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। ये देखो ये धूल में लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी लक्ष्मी, ये भाई साहब मट्ठा, मट्ठा आपको पता होगा, दूध दही से बनता है, बेसिकली दही से बनता है मट्ठा, एक तरह की लस्सी। वो लस्सी बनाती, मसाले कूटती, चटनी वगैरह पीसती, रांधती, दाल वाल रांधती, बेसिकली घर का सारा काम करती। छोटी लड़कियां बेचारी वो खेल नहीं रही हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं? वो गोबर थाप रही हैं, बेसिकली घर का पूरा चौला चौका संभाल रही है माँ के साथ। तो माँ और 3 छोटी लड़कियां पूरे घर का काम कर रही हैं। जेठानियां एक तो पंचायत करें, लड़के उनके खेलें। खाने में भी फर्क है, न्यूट्रिशन में। जेठानियां क्या खाती? भात, आए हाय, खिचड़ी। खिचड़ी पे गन्ने का गाढ़ा रस, मतलब गन्ने के जूस को जब आप बहुत ज्यादा हीटअप करते हो तो एक गाढ़ा रस बनता है, ठीक है जी। उसको बोलते हैं राब। राब मतलब गन्ने का गाढ़ा रस। उसको डालकर आए हाय गाढ़ा दूध उसमें मिलाती, मतलब गन्ना, खिचड़ी, गाढ़ा गाढ़ा दूध, आहा। मस्त गरम गरम दूध में से मलाई निकाल के अपने काले काले लड़कों को खिलाती। और ये हमारी भक्तन ये क्या खाती बेचारी? ये जो काला गुड़ होता है ना, एक गुड़ होता है काला गुड़, बेसिकली गुड़ काला ही होता है, उसको तो कुछ मिला के क्रीम कलर का शाइनी बना दिया जाता है। वैसे काला हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बहरहाल ये काला वाला गुड़ लेके एक लकड़ी में थोड़ा सा छाछ लेके खाती, यानी थोड़ा सा न्यूट्रिशन। लड़कियों को उससे भी कम न्यूट्रिशन। लड़की बेचारे सूखे चने और बाजरे को खाती, उसका सूखा नाश्ता करती। मतलब सबसे कम न्यूट्रिशन मिल रहा था इनकी लड़कियों को। अब लेकिन ये जो पनिशमेंट इनको मिला ना, ये लिमिटेड था। पनिशमेंट में जनरली ये भी होता था गांव में, तो बहुत खतरनाक, आज भी होता है कुछ जगह, कि अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, मतलब लड़का पैदा नहीं कर पा रहे, तो कई बार तो डाइवर्स दे दिया जाता था कि तुम्हें 3 बार ट्राई कर लिया, 2 बार ट्राई कर लिया, तुम हर बार लड़की पैदा कर रही हो, तुम में ही गड़बड़ है, डाइवर्स, नई शादी करूंगा। जेंट्स के लिए आसान होता है, नई शादी करेंगे, ट्राई करेंगे, क्या पता लड़का हो जाए। 2-3 बार ट्राई करके नहीं हुआ तो फिर वंस मोर ठीक है। तो ये चलता था गांव में। पर इनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यानी इनके दंड विधान में, इनके पनिशमेंट में ऐसी कोई धारा नहीं थी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी जिनके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल, टकसाल मतलब होता है पैसा छापने की मशीन, खोटे सिक्के मतलब काम ना आने वाले। तो यहाँ खोटे सिक्कों बोला गया लड़कियों को, अब क्योंकि वो डार्क स्किन्ड है, लड़की है। और टकसाल बोला गया इनको, जो तीनों बार जिसने खोटा सिक्का ही पैदा किया, डार्क स्किन्ड लड़की। तो ऐसी औरत से, मतलब ऐसी पत्नी से पति को विरक्त नहीं किया जा सकता। पति इनका बहुत अच्छा था, डाइवर्स का तो छोड़ो, बहुत प्यार करता था। इनफैक्ट जब चुगली चबाई होती थी, लोग पीठ पीछे बुराई भी करते थे, तो भी वो इनके उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जब लोग चुगली भी करते थे ना, तो यही कहते थे कैसी भी है लेकिन इसको पति बहुत प्यार करता है, वरना तो उसकी वाट लग जाती। कुछ इस तरीके से बुराई करते थे। जबकि ये जेठानियां जो दिन भर मजे करती हैं, माल उड़ाती हैं, इनके साथ क्या होता था? इनके पति प्यार तो करते नहीं थे, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, ठीक है। वो दम से पीटती थी,
जब गुस्सा आया पत्नी को पीट दिया, गाली गलौज कर दिया। जबकि यहाँ इस केस में, लक्ष्मी के केस में, उनका पति इतना अच्छा था, आज तक उसको डांटा नहीं, उंगली भी नहीं उठाई, और वो जानता भी था कि इसके पापा ने लाड प्यार से इसको पाला है, तो यार कैसे कोई पंगा ले सकता है। तो और ये जो पत्नी है ये बहुत अच्छी भी है, मतलब परिश्रमी है, तेजस्विनी है, पत्नी अपने पति को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो वो चाहता भी बहुत होगा। अब इसी प्रेम की वजह से इसने क्या किया, ये शाणी तो थी लक्ष्मी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भोली बहू है, छोटी बहू, और वो जो आप देखते हो कोकेला वाले नाटक में गोपी बहू, ये गोपी बहू नहीं है, खतरनाक है। इसने सीधा कर दिया अलगौछा, सारा काम अगर मैं कर रही हूँ और फ्यूचर में जो दौलत है वो मेरी बेटी को तो मिलेगी नहीं, क्योंकि खानदान की दौलत जाती है जनरली लड़कों के पास, लड़की की शादी करवा देते हैं। दहेज यार कितना होता है, दहेज होता है वन टाइम, आप दहेज कितना भी दे दो, गहने कितने भी दे दो, वन टाइम है। पर जो लॉन्ग टर्म होता है वो होता है जमीन, जहां से खेती आएगी, जहां से किराया आएगा, इन्वेस्टमेंट्स, गाय भैंस, एक आध गाय दे दी आपने बहन को अपनी दहेज में, वो कम है, जो बड़ा अमाउंट है वो ज्यादा लड़कों के हाथ में। इसको ये पता था फ्यूचर में यही होने वाला है, तो इसने कर दिया अलगौचा, बंटवारा, और सबको अंगूठा दिखा दिया, ऐसी की तैसी तुम्हारी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। पति को भड़का के या जो भी करके पति के साथ मिलके करा अलगौचा। प्रॉपर्टी किसका ली, प्रॉपर्टी किसका ली इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि कुछ दिया नहीं, कुछ दिया, पर क्या होता था काम सारा ये करती थी, तो इसको गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई, अमराई मतलब आम के पेड़, सबके बारे में इसको पूरी जानकारी थी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, सारी अच्छी अच्छी चीजें चूज कर ली। ऊपर से असंतोष की मुद्रा, मतलब ऊपर से ही उदासी दिखा रही है, अरे यार ये मेरे को चाहिए था तुम दे नहीं रहे हो, मेरे को चाहिए था दे नहीं रहे हो, कम मिल रहा है मेरे को। अंदर से खुशी है, अंदर से इसको पता है कि आम के ये वाले पेड़ अगर मैं चूज कर रही हूँ, मान लो 30 में से 10, ये 10 अच्छे वाले पेड़ है, गाय ये वाली अच्छी है, भैंस ये वाली अच्छी है, ये लेने में फायदा है, ये वाला खेत लेने में फायदा है, तो जो जो फायदे की चीज है वो सब ले ली, अंदर से खुश है। और बाहर से ऐसे दिखा रही थी कि अरे यार कम दिया है, मेरे को कम दिया है, मेरे पास लड़के नहीं है। ये सब करते हुए इसने चुपचाप खिसका लिया माल। दोनों मेहनती हैं पति पत्नी, तो ये जो सारी दौलत है इनका सोना बनना तो स्वाभाविक था, यानी बेसिकली इनके पास वेल्थ आ गई। काम अभी भी करना है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी, नौकर रख लेगी, ठीक है, लेकिन सुख ये है कि अब अपनी प्रॉपर्टी है, लड़कियों का शादी अच्छे से करवाएंगे और अमीरी वाली जिंदगी जिएंगे। धूमधाम से बड़ी लड़की की शादी करवा दी। इसके बाद हाय दुख, किस्मत पीछा छोड़ती नहीं है। घर में दो घरौंदे से खेलती हुई, घरौंदा मतलब होता है एक छोटा सा मिट्टी का घर, जैसे आपको पता है जब आप छोटे थे तो घर घर खेलते होगे, लड़के भी खेलते थे यार, बचपन में सबने खेला है। तो घर घर खेलने वाली, छोटे से घर से खेलने वाली दो लड़कियां थी। कच्ची गृहस्थी थी, अभी अभी घर बसाया था बंटवारा करने के बाद का, अभी लड़की की शादी हुई थी। हाय पति की डेथ हो गई। लक्ष्मी की उम्र सिर्फ 29 साल, पति की उम्र सिर्फ 36 साल, और डेथ हो गई। आज जब लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी है, जब ये कहानी लिखी जा रही थी, लक्ष्मी कहती है बुढ़ऊ, बुढ़ऊ क्यों कहती है अपने पति को, यार डेथ तो जवानी में हुई, 36 साल कोई जाने की एज थोड़ी ना होती है। वो कहती है देखो यार मैं बूढ़ी हो गई तो भगवान के यहाँ पे वो भी बूढ़े हुए होंगे। भाई ये 29 की थी जब पति की डेथ हुई, पति थे 36 के, 7 साल बड़े, तो बूढ़े तो वो भी हुए होंगे। तो अगर मैं उन्हें बुढ़ऊ नहीं कहूंगी तो उनकी इंसल्ट होगी, ऐसा इनका मानना है। अब आप सीधी सी बात है, बंटवारा हो चुका था, सब लोग चिड़े हुए थे कि प्रॉपर्टी खिसका गई, और पति की डेथ हुई तो सब लोग क्या चाहते थे, ये प्रॉपर्टी। सब लोग कौन, जेठ, जेठ मतलब कौन, वही सास के दो बड़े लड़के, जेठानियां, जिठौत, जिठौत मतलब कौन, जेठ के लड़के। वो चाहते थे कि हमारी ये जो चाची है, इसकी ये जो प्रॉपर्टी है जो इसने और इसके पति ने बंटवारे में हमसे ली थी और उस पर मेहनत करके पैसा कमाया, ये आ जाए हमारे हाथ में। अब इनके मुंह में पानी आ गया यार, किसी तरह हड़प लें। अब कैसे हड़पेंगे, जब ये दूसरा घर कर ले, यानी ये शादी कर ले, क्योंकि देखो 29 साल है, दो छोटी लड़कियां हैं, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आदमी दूसरी शादी कर ले। ये भाई साहब भक्तिन जो जन्म से ही मुसीबतों का सामना कर रही है, वो सीख चुकी थी मुसीबतें। सौतेली माँ ने तो धोखा दिया ही था, देखा है ना, सौतेली माँ ने भी तो यही किया, प्रॉपर्टी छीन ली। तो अब ये समझ गई थी देखो यार लड़ाई तो करना पड़ेगी हक के लिए, नहीं तो फिर गरीब ही रहूंगी मैं हमेशा, प्रॉपर्टी तो चाहिए। इसने पूरे आंगन में शोर मचा दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि घर अलग किया हो, घर एक ही था। आंगन में जोर जोर से डायलॉग मारा, हम कुकुरी बिलारी ना होए, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं, हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जैब।
ना ही तत् तुम्हार पचय की छाती पे हो रहा पुंजब और राज करब। राज करब समझ रहे, इसका मतलब क्या है? मैं कोई कुत्ती बिल्ली नहीं हूं जिसको तुम चाहोगे और खिसका दोगे, या तुम्हारे बोलने पे मैं चली जाऊंगी। मेरा मन होगा दूसरी शादी करूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारी छाती पे बैठ के अनाज भूंजूंगी, राज करूंगी। समझ रहे हो ना? यानी ये एकदम बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गई। अब प्रॉपर्टी के मामले में खेल ली, एक धोखा खा चुकी है सौतेली माँ से, अब अपने जेठ जिटौतों से नहीं खाएगी क्योंकि बच्चियों की जिम्मेदारी है। दो की शादी करवानी है, एक की शादी नहीं हुई है। अब हुआ क्या, इनके पास जो प्रॉपर्टी थी, अजिया ससुर पति के दादाजी की और न जाने कितनी पीढ़ियों की इनके पास जो प्रॉपर्टी थी, बेसिकली अपने पति की जो प्रॉपर्टी थी, उसमें से कुछ भी इन्होंने अपने जेठ जिटौतों को नहीं दिया। अब इन्होंने कहा तरीका क्या अपनाया जाए, क्योंकि यार लोग तो प्रेशर डालेंगे शादी का। इन्होंने सिंपल काम कर दिया, इन्होंने ले लिया संन्यास। गुरु से कान फुकवा लिया। कान फुकवाने का मतलब होता है मंत्र लेना, गुरु से मंत्र लेना। गुरु क्या होता है? कान में मंत्र बोलते हैं। तो एक मंत्र ले लिया, गले में तुलसी की माला पहन ली, कंठी पहन ली। ठीक है, पति के नाम पर जो अपने बहुत ही चिकने इनके बाल थे, बहुत ही स्मूथ इनके हेयर थे, कटवा के ये टकली हो गई, गंजी हो गई बेसिकली, जिससे ये प्रूफ हो गया कि अब मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, हमेशा के लिए एक विधवा का जीवन जीऊंगी। इससे क्या हुआ? इससे ये प्रूफ हो गया कि वो कभी टलने वाली नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी इनकी हो गई वो इनकी हो गई। अब इन्होंने कहा और क्या किया जाए। अब इन्होंने संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए कि कल को कोई गलत दामाद न मिल जाए, बहुत ही सही दामाद चुन के अपने दो छोटी लड़कियों की जल्दी ही शादी करवा दी। और जो सबसे बड़ा दामाद था, जो किसने चुना था? पति ने, क्योंकि शादी तो पति ने ही करवाई थी ना। ये दो छोटी लड़कियों के टाइम पे पति नहीं है, बड़ी लड़की के शादी के टाइम पे पति था, तो चुन के शादी करवाई थी। तो उस दामाद को बुला के इन्होंने अपने घर का घर जमाई उसको बना लिया कि तू हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा कर, हमको भरोसा है कि तू बेटी का भी ध्यान रखेगा, फ्यूचर में प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेगा, और दो छोटी लड़कियों से अन्याय नहीं करेगा, हमारी उनको भी फ्यूचर में उनका हक देगा। अब ये इन्होंने सोचा, और इसी के साथ इनके जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू हो गया। जब ये तीन लड़कियों की शादी करवा चुकी है, तीन दामाद हैं, सास बन चुकी है। हाय यार, बुरी किस्मत, किस्मत किस्मत सुधरती ही नहीं है। किस्मत ने इनका साथ नहीं छोड़ा, और बुरा होना बाकी था। जो इनकी लड़की थी उसकी मैरिड लाइफ शुरू ही हुई थी कि उसके पति की भी डेथ हो गई। अब अगर आपने, एक मार्वल की मूवी है इन्फिनिटी वॉर, उसमें थॉर की यही कंडीशन थी, सब मर चुके थे, थॉर अकेला था। वैसी इनकी कंडीशन थी, पहले पिता, फिर पति, और अब दामाद। प्रॉपर्टी की रक्षा करने वाले सब जा रहे थे। और ऐसे में जो ये इनके जेठ और काकी है, मतलब इनके सास की जो देवरानी जेठानियां हैं, खुद की जो इनकी जेठानियां हैं, जेठानी के बच्चे हैं, उस सब गिद्धों की तरह नजर लगा के बैठे थे। कटिबद्ध जुटाओ, तो मतलब जो सब, जो कटिबद्ध मतलब होता है जो कमर कसने वाले, कटी मतलब कमर, बद्ध मतलब बांधे हुए, कमर कस के जो बैठे हुए जुटौत, वो सब तैयार है कैसे इसकी प्रॉपर्टी छीनी जाए। अब उनको एक मौका मिला। लड़की का पति पूरी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा था। अगर ऐसा कोई लड़का जो अपना हो, अगर उसकी शादी, इस लड़की, जवान लड़की है यार, उसकी शादी की उम्र है, बच्चा भी नहीं हुआ शायद, अगर शादी हो जाए तो कुछ हो सकता है। तो हुआ क्या, इनका जो बड़ा जुटौत है, मतलब जेठ का जो लड़का है, उसका एक एक बहुत ही वेला, नालायक, पागल, आलसी एक उसका साला था। साला गाली नहीं दे रहा मैं, साला मतलब पत्नी का भाई था। पुरानी मूवी में नहीं आपने देखा ऐसे कोई बंदा होता है बहुत ही हरामखोर विलन टाइप। इनकी इंसल्ट नहीं कर रहा मैं, ऐसे विलन होते हैं जो बॉलीवुड की मूवीज में। आगे आपको समझ में आएगा मैंने शक्ति कपूर की फोटो क्यों लगाई है, अभी समझ में आ जाएगा आपको आगे। तो उसने प्लान बनाया कि इससे शादी करवा लो, साला अपनी साइड का है, ठीक है, तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो घर जमाई बनने के नाते वो संभाल लेगा। तो तीतर, तीतर एक तरह का पक्षी होता है जिसको, जो वेल्ले होते हैं वो तीतर लड़ाते हैं फालतू बैठ के। तो ऐसा एक वेल्ला साला ये ले आया। लड़की भाई बड़ी समझदार थी, बड़ी वाली। लड़की ने मना कर दिया, मेरे को शादी नहीं करनी। और जो चचेरे भाई है वो कलेश करते हैं अगर बाहर का दामाद आता। तो ये प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। बाहर का दामाद आने नहीं दे रहे, अंदर का दामाद ये ले नहीं रही। अब माँ और बेटी दोनों अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने लगे, खेत खलियान संभालने लगे। पर मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती दामाद बनाने के पीछे पड़े थे ये हमारे रिश्तेदार लोग। एक दिन बहुत बुरा हो गया। बुरा ये हुआ कि एक दिन माँ किसी काम से गई थी,
और जो बड़ी लड़की है, जवान लड़की है, वैसे भी मतलब जवान ही कहलाएंगे, देखो नई नई शादी हुई थी, घर में अकेली थी। अब ये शाणे ने क्या किया, ये घुस गया घर में और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। और इसके कुछ गांव वाले मिले हुए थे, मैंने कहा ना बहुत हरामी टाइप जो लोग होते हैं, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, तो उस टाइप के जो लड़के होते हैं वो बाहर आ गए। उन्होंने अफवाह फैला दी इनका अफेयर है ऐसा कुछ। गांव वाले इकट्ठे हो गए। अंदर इस लड़की को पता नहीं है गांव वाले इकट्ठे हैं। लड़की ने कहा बदतमीज, अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर रहा है। उनको गलत वाली फीलिंग आई, तो सीधा डंडा उठाया और लड़के को उसने पीट दिया, थप्पड़ वप्पड़ मार, डंडा नहीं बेसिकली थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, और फिर गेट खोला। लड़की की गलती ये, इसने पहले गेट नहीं खोला, इसने थप्पड़ पहले मारा, कुटाई करी, फिर गेट खोला। इतनी देर में लोगों ने डाउट कर लिया कि कुछ अफेयर चल रहा है, कुछ लफड़ा है। अब ऐसे में जब मुद्दा पहुंच गया पंचायत में, यार गांव में तो ये पर्सनल मैटर होता नहीं है, गांव में ये पर्सनल मैटर नहीं होता, ये होता है सोशल मैटर। क्योंकि अगर आप पनिशमेंट नहीं देते हो तो कल को लोग ऐसे खुलेआम अफेयर चलाएंगे। अब तीतरबाज जो लड़का है, ये बेल्ला जो हरामखोर, बहुत ही गंदा लड़का है, नालायक। अब वो लड़का ये कह रहा है कि लड़की ने मुझे बुलाया था। लड़की कह रही है पागल हो, उसके गाल पे देखो 5 उंगलियों के निशान है मेरे, मैंने थप्पड़ मारा। अगर मैं बुलाती तो मैं थप्पड़ क्यों मारती। तो अब ऐसे ही दूध का दूध पानी का पानी करने के चक्कर में सब बात करने लगे, और सबने कहा कि इसका मूल कारण है, समस्या का कारण कलयुग, यानी गलती लड़की लड़के किसी की भी हो सकती है। एक अपीलहीन मतलब बेवजह एक फैसला सुना दिया गया। फैसला क्या था ये देखो यार, एक कोडरी से निकले हैं, हमें नहीं पता कोडरी के अंदर क्या हुआ, क्या अफेयर है कि नहीं है, पनिशमेंट नहीं देंगे, और अगर तो ये लिविंग रिलेशनशिप जैसा हो जाएगा। और उस जमाने में गांव में लिविंग रिलेशनशिप आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज शहर में भी अगर आप बोलोगे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, जूते, तो बेसिकली आपको जूते पड़ेंगे आपको अगर आप लिविंग के बारे में बोलोगे। तो उस जमाने में तो बहुत खतरनाक बात थी। तो फैसला सुनाया गया कि आपको पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा समाज में। अब लड़की इतना गुस्से में आ गई, यार मेरा जबरदस्ती मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने इस तरीके से अपना खुद का ओंठ यानी लिप्स, होठ काट दिया और उसके होठों से खून निकलने लग गया। माँ भी बहुत गुस्से में देखने लगी, यार तो जबरदस्ती का दामाद गले पड़ गया। तो अब जिंदगी में दुख तो आ ही चुका है। अब हुआ क्या, संबंध ये अच्छा कुछ था नहीं, बहुत ही वाहियात सा दामाद था। दामाद वेल्ला बैठा हुआ है, तीतर लड़ा था, उसको पता है पैसा तो है ही, ठीक है, मूंग दलूंगा, हराम की रोटियां खाऊंगा। और ये दूसरी तरफ जो ये लोग हैं, ये लोग बेचारे पूरा काम करते, गाय डोर खेती बाड़ी सब कुछ संभालते, लेकिन लड़ाइयाँ होने लगी। क्योंकि साले के थ्रू जो जेठ है, जेठौत है, काकी है, पूरा खानदान जो है वो गिद्धों की तरह नोच रहा है इनको, इनकी प्रॉपर्टी चाहता है। तो जब घर में कलेश होता है तो इकोनॉमी ग्रो हो नहीं पाती, धंधा पानी हो नहीं पाता। तो ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में इनका बिजनेस चला नहीं। और गांव में आपको पता है उस जमाने में लगान देना पड़ती थी। लगान एक तरह का टैक्स होता है जो आप अपने लैंडलॉर्ड यानी आप अपने जमींदार को पे करते हो। तो एक दिन की बात है, ये जमींदार को पे नहीं कर पाई, जिम्मेदारी आई भक्तिन पे, क्योंकि मालकिन तो भक्तिन है ना, भले दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, मालकिन तो यही है। तो उसको पनिशमेंट दे दी, जाओ धूप में खड़ी रहो। और भक्तिन के स्वाभिमान को बहुत चोट लग गई, यार जिंदगी भर मेहनत की है मैंने और मुझे धूप में खड़े होना पड़ा। इनको इतना गुस्सा आया कि ये सीधा शहर आ गई, ऐसी की तैसी। अब इस गांव की इस प्रॉपर्टी की, मैं शहर में जाऊंगी, पैसा कमाऊंगी शहर में। पूरा खानदान पीछे पड़ा था यहाँ, तो अपने बेटे दामाद सबको छोड़ के ये शहर आ गई कि बेटी संभालेगी। अब बात करते हैं शहर में क्या सीन था। शहर में जब ये आई तो एक अजीब सी मैली सी धोती थी, जिससे अपने ये चांद यानी अपने चेहरे को ढकी हुई थी। कान खुले हुए थे, अगर कोई भी आहट होती है कान खुले हुए थे। ऐसे में ये मेरे सामने आई और मेरी सेविका बन गई। ऑफ कोर्स भक्तिन काकी उम्र में महादेवी से बड़ी थी, पर एक मालिक और नौकर का जो संबंध होता है वो अलग ही होता है। आपने तारक मेहता में अगर देखा हो, जेठालाल से बड़े कितने भी हो नट्टू काका, पर जेठालाल की एक रिस्पेक्ट है, वो जिस तरीके से वो तुम बोल सकता है, लेकिन नट्टू काका को आप बोलना पड़ेगा। तो कुछ वैसा ही रिलेशन आप देख सकते हो। भक्तिन काकी एज में बड़ी हैं पर महादेवी की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तो वैसा ही कुछ था। और जब वो दीक्षित होती हैं यानी जब वो पूरी तरह से एक सेविका बन जाती हैं, काम सीख जाती हैं, तो उनके जीवन का चौथा परिच्छेद यानी 4th चैप्टर शुरू हो जाता है। अब होता क्या है इस 4th चैप्टर में, ये कहना गलत होगा कि ये जो 4th चैप्टर है इसकी इति, अब ये आरंभ तो हो गया, मतलब जब वो प्रॉपर सेविका बनी तो आरंभ हुआ, स्टार्टिंग हुई है इस 4th चैप्टर की, लेकिन इसकी
इति यानी इसका जो एंडिंग है, कंक्लूजन है, वो काफी दूर है। दूर क्या है समझते हैं। भक्तिन जब आई थी तो उनका जो वेशभूषा थी, मतलब उनका जो अपीरियंस था, उनके जो कपड़े थे, उसमें गृहस्थ और वैरागी दोनों का मिक्सचर था। सर पे बाल कटे हुए हैं, कंठी की माला है, पर थोड़ा बहुत गृहस्थ वाले कपड़े हैं, हल्के फुल्के से जेवर आप कह सकते हो, बहुत ही हल्के फुल्के से, या एकदम वाइट कपड़े नहीं थे। यानी एक ऐसी औरत जो न तो गृहस्थ है, सुहागिन दिखती है, और न पूरी तरह से संन्यास ली हुई दिखती है, उसके बीच में कहीं पर है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, भाई खाना बनाना जानती हो, मतलब प्यार से पूछा महादेवी ने। उनने कहा, अपने होठों को सिकोड़ा, मतलब होठों को थोड़ा सा अंदर की तरफ किया, अपने नीचे के अधर को, देखिए ऊपर के होठ को अंदर की तरफ किया, नीचे के होठ, अब आपकी इमेजिनेशन अच्छी होना चाहिए, नीचे के होठ को थोड़ा सा आगे की तरफ किया और आश्वासन यानी यकीन दिलाते हुए कहा रिलैक्स। ऐसा होता है ना, रिलैक्स। ई कौन बड़ी बात है, ईमा कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा बड़ा काम है। रोटी बनाए जानत है, रोटी बनाना आती है। दाल रांध लेते है, दाल बना लेती हूँ। साग बाजी छौक सकेते है, साग बाजी में छोका लगा लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ। और बाकी का रहा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इस तरह से इनका जो रिक्रूटमेंट है वो हो गया, नौकरी लग गई। फिर क्या हुआ, अगले दिन तड़के, तड़के मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, बिफोर सनराइज, एकदम आप डॉन यानी सनराइज पर सीधा उठती हैं वो, कई लोटे अपने ऊपर डालती हैं यानी नहा लेती हैं। एक मेरी मेरी मतलब महादेवी जी की धुली हुई धोती, धोती पहनती थी ये लोग कुछ, तो उसको थोड़ा सा पानी मार के पवित्र करके, होता है ना ओम पवित्रो पवित्राहा, पवित्र करके पूर्व की तरफ देखकर, जब उस समय अंधकार था, सूरज की रोशनी हल्की सी हो रही थी, सनराइज हो रहा था, पीपल था, तो पीपल को और सूर्यदेव को जल चढ़ाया इन्होंने, और नाक दबा के, मतलब बेसिकली नाक पे से हाथ वाथ रख के, उंगली रख के इन्होंने जप किया और कोयला लिया। मतलब बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ हर जॉब, ये स्टार्टिंग ऑफ हर जॉब है, स्टार्टिंग वाला डे है। और एक कोयले की मोटी सी रेखा ले ली और अपनी सीमा चौके में प्रतिष्ठित कर दी, क्योंकि ये पहले भी एक ऐसे घर में रह रही थी कलेश वाले, तो इन्होंने एक अपना हिस्सा बना लिया कि इतने हिस्से में मैं काम करूंगी। अब ये सब देख के मेरे को समझ में आ गया कि इनके साथ काम करना एक टेढ़ी खीर होने वाली है, आसान काम तो होने वाला है नहीं। भाई साहब मेरे ही घर में कोयला लेके ऐसे काम कर रही है ये। अब हुआ क्या, उस समय खाने के टाइम पे देखना मस्त है। ये बताती हैं महादेवी कि मैं भोजन के संबंध में नितांत तो वितराग है मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा है नहीं फूड के बारे में। कुछ होते हैं ना जो खाने के लिए जीते हैं, कुछ होते हैं जीने के लिए खाते हैं। महादेवी सेकंड कैटेगरी की हैं, वो जीने के लिए खाती हैं, खाते के लिए नहीं जीती। पर फिर भी उनकी जो पाक विद्या है, यानी उनकी जो कलिनरी स्किल्स है, मतलब जो कुकिंग स्किल्स हैं, वो इतनी अच्छी है कि इनका बहुत सम्मान है कि क्या खाना बनाती हैं आप। और अगर कोई भी व्यक्ति पाक कुशल है, अच्छा खाना बना सकता है, तो वो दूसरे के काम में टोका टाकी किए बिना नहीं रह सकता। ये अगर आप अपने घर में देखना चाहो तो अपनी आप दादी को या नानी को, और आप अपनी मॉम को देखना कि आपके जब मॉम खाना बनाती हैं तो दादी उसमें कुछ ना कुछ तो टोक ही देंगी, क्योंकि दादी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो आपकी माँ को भी है। तो जब एक को कुकिंग आती है तो वो दूसरे के कुकिंग में कुछ ना कुछ बोलेगा, ये होता है। अब हुआ क्या, ये हुआ यहाँ पर। और जो भक्तिन है वो किचन में ज़्यादा छूत पाक में भी मानती है, ये मत करो, वो मत करो, ये शुद्ध रखो, वो शुद्ध करो, होता है ना, जूठे हाथ मत लगाओ, प्लेट यहाँ मत रखो, चाकू यहाँ मत रखो। तो अब ऐसे में मैंने तो यार थोड़ा दूर रहना, जब वो मैं जाती थी किचन में तो बड़ी परेशानी, उसकी आंखों में दिखता था भक्तिन की शंका को लाके, शक से भरी हुई नजरें थी, उसमें साफ साफ दिखता था। तो मैंने ये जो कोयले वाली रेखा थी ना, इसको मैंने लक्ष्मण रेखा मान लिया कि भाई इसको मुझे पार नहीं करना है, और मैं सीधा अपने कमरे में बैठ गई। कैसे बैठ गई, कोई उपाय था नहीं, ऑप्शन था नहीं। तो ऐसे में अपने कमरे में एक बिछौना यानी गद्दा पे बैठ के मैं आराम से किताब खोल के बैठ गई और इन सबको भूलने का प्रयास करने लगी कि मेरे किचन में एक अनअधिकारी, यानी एक जबरदस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई है जो अधिकार जमाया हुआ बैठे है, जिसका अधिकार शायद आज मुझसे भी ज्यादा है। ऐसे में बैठी हुई थी और मैं उसे बुलाने की कोशिश में लग गई। फिर क्या हुआ, अब आया भोजन का समय, जब पहली बार भक्तिन खाना बना के लाई। तो हुआ क्या, उसने खाना तो बना दिया और मैं उस जगह पे बैठ गई, वही काली वाली रेखा से दूर, जहां उसने बोला कि ये आपका डाइनिंग एरिया है, यहाँ आप खाना खाने वाले हो। मैं आराम से बैठ गई। फिर क्या हुआ, भक्तिन ने बहुत खुशी के साथ
क्या किया, मुझे खाना दिया, मेरी फूल की थाली। अब आप बोलोगे फूल मतलब फ्लावर, तो फूल यानी फ्लावर की थाली कैसे होगी? समझ लो फूल एक मेटल होता है, ये तांबे और टिन से बना हुआ एक मेटल होता है, जिसकी प्लेट में 1 अंगुल मोटी, मतलब मोटी मोटी काली, काली मतलब कैसे, जली हुई 4 रोटियां रख दी। और क्या रखा, रोटी तो खाएंगी नहीं रुखी अकेली, रोटी के साथ रखी गाढ़ी दाल। भाई साहब दाल, आय हाय, और रोटी। पर उनका उत्साह बहुत था, तो मैंने थोड़े रोने वाली आवाज में पूछा, ये क्या बनाया है? और इस ये क्या बनाया है का जवाब, वो थोड़ी सी घबरा गई, उसने कहा इसमें क्या गड़बड़ है? तो उसने अपना जस्टिफिकेशन दिया और क्या कहा, रोटियां अच्छे से सेक रही थी तो थोड़ी सी कड़क हो गई है, पर अच्छी है, आप खा सकते हो रोटियां। तरकारियां थी, तरकारियां मतलब होता है सब्जी, लौकी भिंडी तुरई ये सब। पर जब दाल बनी थी तो मैंने कहा तरकारी क्यों बनानी, शाम को दाल नहीं बनाएंगे, शाम को तरकारी बना लेंगे। महादेवी जी बताती हैं दूध और घी उनको अच्छा लगता नहीं है, नहीं तो सब काम चल जाता। अब वो उन्होंने क्या कहा, अब ना हो अगर आप बोलो तो मैं आपको अमचूर और लाल मिर्ची की चटनी पीस देती हूँ। यानी जो एक रूखा सूखा खाना होता है ना, कि यार सब्जी है तो दाल क्यों बनाए, दाल है तो सब्जी क्यों बनाए, चटनी से ही पेट भर लो, उस टाइप का खाना इनको ऑफर कर रही थी भक्तिन काकी। फिर इतना भी काम ना चले तो वो अपनी जो गठरी, गठरी मतलब होता है जब आप एक बड़ी सी पोटली में अपना सामान लेके जाते हो लकड़ी से बांध के बेसिकली, उसमें से कुछ गुड़ निकाल के दे देगी, गुड़ से खा लो, यानी बिना न्यूट्रिशन वाला खाना। और वो कमेंट कर दिया, भाई शहर के लोग कौन सा कलाबत्तू खाते हैं? कलाबत्तू बेसिकली बोलते हैं गोल्डन तार को, ठीक है, गोल्ड पे जो एक कोटिंग होती है रेशम के धागे पे की हुई। यानी शहर के लोग कौन सा बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल खाते हैं, ठीक है। बेसिकली वो ऐसा काम चलाऊ खाना इनको पकड़ा रही थी भक्तिन, तो खाने में लगी वाट। अब इसके आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये काफी बड़ी हो गई है और अगला पार्ट इसका आखिरी पार्ट होने वाला है। इसके बाद काफी सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, तो जुड़े रहें हमसे, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ।